मैं विवेक दत्त आप सभी का ज्ञान टॉपर्स ट्यूटोरियल चैनल में स्वागत करता हूं। आज हम लोग 12वीं बिहार बोर्ड के लिए एक नई कविता जन के बारे में पढ़ेंगे। ये नई कविता के प्रसिद्ध प्रयोगवादी कवि गजानन माधव मुक्तिबोध, साधारणतया मुक्तिबोध के नाम से प्रचलित थे, का जन्म 13 नवंबर 1917 ईस्वी को मध्य प्रदेश राज्य में ग्वालियर जनपद में हुआ था। इनके पिता का नाम माधवराज मुक्तिबोध तथा माता का नाम पार्वतीबाई था। इनकी प्रारंभिक शिक्षा उज्जैन, विदिशा, अमझरा, सरदारपुर आदि स्थानों पर हुई। उन्होंने सन 1931 में उज्जैन के माधव कॉलेज से ग्वालियर बोर्ड की मिडिल परीक्षा सन 1935 में पास की। 1938 में इंदौर के होलकर कॉलेज से बीए की परीक्षा उत्तीर्ण की और 1953 में नागपुर विश्वविद्यालय से हिंदी में पारा स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण की। श्री मुक्तिबोध ने 20 वर्ष की छोटी उम्र से नौकरी शुरू की। अनेक स्थानों पर नौकरी करते हुए सन 1948 में नागपुर के प्रकाश तथा सूचना विभाग में पत्रकार के रूप में काम किया। इन्होंने 1954 से 56 तक रेडियो के प्रादेशिक सूचना विभाग में काम किया। 1956 में नागपुर से निकलने वाले पत्र नया खून का संपादन किया। सन 1958 से वे दिग्विजय महाविद्यालय राजनांदगांव में प्राध्यापक पद पर कार्य करते रहे। इनकी मृत्यु 11 सितंबर 1964 को हो गई। इनकी जो प्रमुख रचनाएं थी उसमें गजानन माधव मुक्तिबोध ने तारक सप्तक नाम से कवि के रूप में अपनी रचनाओं के साथ साहित्य की सेवा की शुरुआत की। और भी इनकी जो प्रसिद्ध कविता हैं उसमें चा का मुंह टेढ़ा है, भूरी भूरी खाक धूल प्रसिद्ध हैं। साथ ही काव्यगत जो इनकी विशेषताएं थी उनमें हिंदी की नई कविता के ये प्रमुख कवि, चिंतक, आलोचक और कथाकार रहे हैं। इनका उदय प्रयोगवाद के एक कवि के रूप में हुआ। वे अपनी प्रकृति और संवेदना से ही अत्यंत सत्यान्वेषी, ज्ञान पिपासु तथा साहसिक खोजी थे। इनका व्यक्तित्व बड़ा जटिल रहा है। ज्ञान और संवेदना से युगीन प्रभावों को ग्रहण कर प्रौढ़ मानसिक प्रतिक्रियाओं के कारण उनकी रचनाएं अत्यंत सशक्त हैं। उन्होंने ज़्यादातर लंबी कविताएं लिखी हैं जिनमें सामयिक समाज के अंतर्द्वंद्वों तथा अनेक उत्पन्न भय, आक्रोश, विद्रोह तथा संघर्ष भावना का सशक्त चित्रण मिलता है। उनकी कविताओं में संपूर्ण परिवेश के साथ स्वयं को बदलने की प्रक्रिया का चित्रण भी मिलता है। उनकी कविता आधुनिक जागरूक व्यक्ति के आत्मसंघर्ष की कविता है। जन जन का चेहरा एक कविता जो है, इसका सारांश हम लोग अब देखेंगे। जन जन का चेहरा एक शीर्षक कविता में यशस्वी कवि मुक्तिबोध ने अत्यंत सशक्त एवं रोचक ढंग से विश्व की विभिन्न जातियों एवं संस्कृतियों के बीच एकरूपता दर्शाते हुए प्रभावोत्पादक मनोवैज्ञानिक संश्लेषण किया है। कवि के अनुसार संसार के प्रत्येक महादेश, प्रदेश तथा नगर के लोगों में एक सी प्रवृत्ति पाई जाती है। विद्वान कवि की दृष्टि में प्रकृति समान रूप से अपनी ऊर्जा, प्रकाश एवं अन्य सुविधाएं समस्त प्राणियों को वे चाहे जहां निवास करते हों उनकी भाषा एवं संस्कृति जो भी हो बिना भेदभाव किए प्रदान कर रही है। कवि की संवेदना प्रस्तुत कविता में स्पष्ट मुखरित होती है। ऐसा प्रतीत होता है कवि शोषण तथा उत्पीड़न का शिकार जनता द्वारा अपने अधिकारों के संघर्ष का वर्णन कर रहा है। यह समस्त संसार में रहने वाली जनता के शोषण के खिलाफ संघर्ष को रेखांकित करता है। कवि उनके चेहरे की झुर्रियों को समान पाता है। कवि प्रकृति के माध्यम से उनके चेहरे की झुर्रियों की तुलना गलियों में फैली हुई धूप से करता है। अपने अधिकारों के लिए संघर्षरत जनता की बंधी हुई मुट्ठियों में दृढ़ संकल्प की अनुभूति कवि को हो रही है। गोलाकार पुरुषों के चतुर्दिक जनसमुदाय का एक दल है। आकाश में एक भयानक सितारा चमक रहा है और उसका रंग लाल है। लाल रंग हिंसा, हत्या तथा प्रतिरोध की ओर संकेत कर रहा है, जो दमन, अशांति एवं निरंकुश पाशविकता का प्रतीक है। सारा संसार इससे त्रस्त है। यह दानवीय कुकृत्यों की अंतहीन गाथा है। नदियों की तीव्र धारा में जनता की जीवन धारा का बहाव कवि के अंतर्मन की वेदना के रूप में प्रकट हुआ है। जल का अविरल कलकल करता प्रवाह वेदना के गीत जैसे प्रतीत होते हैं। प्रकांतर
में यह मानव मन की व्यथा कथा जिसे इस सांकेतिक शैली में व्यक्त किया गया है। जनता अनेक प्रकार के अत्याचार, अन्याय तथा अनाचार से पीड़ित हो रही है। मानवता के अनेक शत्रु, जनशोषक, दुर्जन लोग काली काली छाया के समान अपना प्रसार कर रहे हैं, अपने कुकृत्यों तथा अत्याचारों का काला दुर्ग खड़ा कर रहे हैं। गहरी काली छाया के समान दुर्जन लोग अनेक प्रकार के अनाचार तथा अत्याचार कर रहे हैं। उनके कुकृत्यों की काली छाया फैल रही है। ऐसा प्रतीत होता है कि मानवता के शत्रु इन दानवों द्वारा अनैतिक एवं अमानवीय कारनामों का काला दुर्ग काले पहाड़ पर अपनी काली छाया प्रसार कर रहा है। एक ओर जल शोषण शत्रु खड़ा है, दूसरी ओर आशा की उल्लासमयी लाल ज्योति से अंधकार का विनाश करते हुए स्वर्ग के समान मित्र का घर। संपूर्ण विश्व में ज्ञान एवं चेतना की ज्योति में एक रूपता है। संसार का कण कण उसके तीव्र प्रकाश से प्रकाशित है। उसके अंतर से प्रस्फुटित क्रांति की ज्वाला अर्थात प्रेरणा सर्वव्यापी तथा उसका रूप भी एक जैसा है। सत्य का उज्ज्वल प्रकाश जन जन के हृदय से व्याप्त है तथा अभिवन साहस का संसार एक समान हो रहा है, क्योंकि अंधकार को चीरता हुआ मित्र का स्वर्ग है। प्रकाश की शुभ ज्योति का रूप एक है, वह भी स्थान पर एक समान अपनी रोशनी बिखेरता है। क्रांति से उत्पन्न ऊर्जा एवं शक्ति भी सर्वत्र एक समान परिलक्षित होती है। सत्य का दिव्य प्रकाश भी समान रूप से सबको लाभान्वित करता है। विश्व के असंख्य लोगों की भिन्न भिन्न संस्कृतियों वाले विभिन्न महादेशों की भौगोलिक एवं ऐतिहासिक विशिष्टताओं के बावजूद वे भारतवर्ष की जीवन शैली से प्रभावित हैं, क्योंकि यहाँ विश्व बंधुत्व भूमि है। जहाँ कृष्ण की बांसुरी बजी थी तथा कृष्ण ने गायें चराई थी, पूरे विश्व में दानव और दुरात्मा एकजुट हो गए थे। दोनों की कार्यशैली एक है। शोषक, खूनी तथा चोर सभी का लक्ष्य एक ही है। इन तत्वों के विरुद्ध छेड़ा गया युद्ध की शैली भी एक है। सभी जनता समूह के मस्तिष्क का चिंतन तथा हृदय के अंदर की प्रबलता में भी एक रूपता है। उनके हृदय की प्रबल ज्वाला की प्रखरता भी एक समान है। क्रांति का सृजन तथा विजय का देश के निवासी का सेहरा एक है। संसार के किसी नगर, प्रांत तथा देश के निवासी का चेहरा एक है तथा वे एक ही लक्ष्य के लिए संघर्षरत हैं। सारांश के रूप में हम यह कह सकते हैं कि संसार के अनेकों प्रकार के अनाचार, शोषण तथा दमन समान रूप से अनवरत जारी है। उसी प्रकार जनहित के अच्छे कार्य भी समान रूप से हो रहे हैं। सभी की आत्मा एक है, उनके हृदय का अंतःस्थल भी एक है। इसलिए कवि कहते हैं कि संग्राम का घोष एक है, जीवन संतोष एक है, क्रांति का निर्माण हो, विजय का सेहरा एक, चाहे जिस देश प्रांतपुर का हो, जन जन का चेहरा एक। कविता का भावार्थ इस रूप में कि चाहे जिस देश प्रांतपुर का हो, जन जन का चेहरा एक, एशिया की, यूरोप की, अमेरिका की गलियों की धूप एक, कष्ट, दुख, संताप की चेहरों पर पड़ी हुई झुर्रियों का रूप एक, जोश में यूं ताकत से बंधी हुई मुट्ठियों का लक्ष्य एक। ये एक कविता से के एक भाग को यहाँ पर दर्शाया गया है, जिसका अक्सर परीक्षाओं में भावार्थ लिखने के लिए देता है। तो भावार्थ के रूप में जब या इसका व्याख्या लिखने के लिए देगा तो हम लोग इस रूप में इसकी व्याख्या प्रस्तुत करेंगे कि प्रस्तुत व्याख्या काव्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक दिगंत भाग 2 के जन जन एक चेहरा एक शीर्षक कविता से उद्धृत है। उसके रचनाकार आधुनिक हिंदी काव्य शैली के यशस्वी कवि मुक्तिबोध हैं। इस पंक्तियों में विश्व के विभिन्न देशों में एक रूपता एवं समानता दर्शाई गई है। कोई व्यक्ति किसी देश या प्रांत का निवासी हो, उसकी मातृभूमि एशिया, यूरोप, अमेरिका अथवा कोई अन्य देश हो, महादेश हो, उसकी भाषा, संस्कृति और जीवन शैली भिन्न हो सकती है या होती है, किंतु उन सभी के चेहरों में कोई अंतर नहीं रहता, अर्थात सब में समानता पाई जाती है। पूरे विश्व के हर क्षेत्र, राजपथ हों या गलियां, सूर्य सभी पर अपनी रश्मियां समान रूप से समान स्थानों पर बिखेर रहा है। उनके कष्टों, अभावों, यातनाओं से पीड़ित उन समस्त प्राणियों के चेहरे पर विषाद की रेखाएं भी एक समान है। उनके लक्ष्य की प्राप्तियों के लिए कर्तव्य पालन हेतु जोश में उनकी मुट्ठियां एक ही समान बंधी हुई है। यह अपने उद्देश्य की प्राप्ति हेतु दृढ़ संकल्प का परिचायक है। इस प्रकार इन पंक्तियों में कवि ने विश्व बंधुत्व के प्रति संवेदनशीलता की स्पष्ट झलक मिलती है। कवि की भावुकता उपरोक्त पंक्तियों में मुखरित हो उठती है। ऐसा प्रतीत होता है कि कवि अपने कविता के माध्यम से
विश्व में व्याप्त हिंसा, घृणा, मतभेद तथा विवाद का उन्मूलन चाहता है। तभी तो उसकी वाणी मुखरित हो जाती है, चाहे जिस देश प्रांत का हो, जन जन का चेहरा एक। पृथ्वी के गोल चारों ओर के धरातल पर है जनता का दल एक, एक पक्ष जलता हुआ लाल की भयानक सितारा एक, उद्दीपित उसका विकराल सा इशारा एक। इस भाग का व्याख्या हम लोग इस रूप में प्रस्तुत करेंगे कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक दिगंत भाग 2 के जन जन का चेहरा एक शीर्षक कविता से ली गई है। इसके रचयिता मुक्तिबोध है। सूर्य की लालिमा तथा प्रकाश की किरणें सब पर समान रूप से बिखेरते हुए एक संकेत देती है कि यह संकेत अत्यंत महत्वपूर्ण है। इस प्रकार कवि कहने का आशय है कि पृथ्वी पर निवास करने वाले विश्व के समस्त प्राणी समान हैं, उनकी भावनाएं समान हैं तथा उनकी समस्याएं भी समान हैं। उद्दीपित सूर्य की लाल प्रकाश की ओर संकेत कर रहा है कि गंगा में, इरावती में, मिनाम में अपार अकुलाती हुई नील नदी, अमेजन, मिसौरी में वेदना से गाती हुई, बहती बहाती हुई जिंदगी की धारा एक, प्यार का इशारा एक, क्रोध का दुधारा एक। इस पंक्ति की व्याख्या हम लोग इस रूप में प्रस्तुत करेंगे कि ऊपर का तो लाइन बच्चों समान रहेगा कि सारगर्भित पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक दिगंत भाग 2 के जन जन का चेहरा एक शीर्षक कविता, ये प्रत्येक व्याख्या में यह समान रूप से रहेगा और यह मुक्तिबोध के सशक्त लेखनी के द्वारा ली गई है। नदियों के तट पर निवास करने वाले जन समुदाय को एक सदृश जीवन की धारा का वर्णन इसमें किया गया है। गंगा, इरावती, मिनाम, नील, अमेजन, मिसौरी आदि नदियां अपने अंतर में समेटे हुए विशाल जलराशि के साथ निरंतर प्रवाहित हो रही है। उसमें वेग है, शक्ति है तथा अपनी जीवन के प्रति छटपटाहट है। प्यार एवं क्रोध का अपूर्व संगम है। उनके प्रवाह में भी वेगवती धारा में जीवन का वेदनापूर्ण संगीत है। वे निरंतर एक सारगर्भित संदेश प्रदान कर रही है। इस प्रकार उपरोक्त पंक्तियों में कवि के कहने का आशय यह है कि विभिन्न देशों में प्रभावित होने वाली नदियों में समानता है। उनके जल में कोई मौलिक अंतर नहीं है। उनका वेग, प्रकृति और प्रवृत्ति में भी एक रूपता है। मानव जीवन को उन्हें एक अभिनव संदेश प्राप्त होता है। उनका निरंतर प्रवाह को कर्तव्य पथ पर आगे बढ़ने की सतत प्रेरणा देता है, जीवन को संयमित होने का संकेत देता है। प्यार एवं क्रोध को सहज अभिव्यक्ति का संदेश भी इन नदियों द्वारा होता है। दोनों प्रवृत्तियां स्वाभाविक रूप से प्रत्येक व्यक्ति में अंतर्निहित है। मानव जीवन पर इनका गहरा प्रभाव पड़ता है। नदियों के समान ही समस्त विश्व के जन समुदाय की जीवन धारा भी एक समान है। इसी कविता के अगले भाग को जब हम लेते हैं भावार्थ के रूप में, तो पृथ्वी का प्रसार अपनी सेनाओं से किए हुए गिरफ्तार गहरी काली छाएं पसार कर, खड़े हुए शत्रु पर काले से पहाड़ पर, काला काला दुर्ग एक, जनशोषक शत्रु एक, आशामयी लाल लाल किरणों से अंधकार, चीरता सा मित्र का स्वर्ग एक, जन जन का मित्र एक। इसकी व्याख्या भी हम लोग इस रूप में करेंगे कि विद्वान कवि ने विश्व में व्याप्त अराजकता, अनैतिकता तथा दमन का सशक्त चित्रण इन पंक्तियों में प्रस्तुत किया है। इस संसार में दुर्जन लोग अनेक प्रकार से अनाचार कर रहे हैं। काली काली छाया के समान संपूर्ण पृथ्वी पर इनका प्रसार हो रहा है। यह जनशोषक मानवता के शत्रु हैं। इन्होंने अमानवीय कार्यों तथा शोषण का किला खड़ा कर दिया है, अर्थात धरती के ऊपर दूर दूर तक अपना पैर पसार रहे हैं। लेकिन आशा की लाल किरणें भी इस अंधकार को चीर कर प्रकट हो रही है। प्रकृति के दृष्टि से सब बराबर है, सब उसकी सहायता सबकी मित्र है। इन पंक्तियों में कवि के कहने का आशय यह है कि पृथ्वी पर शक्तिशाली लोग अनैतिक कार्यों में लिप्त हैं तथा उनके द्वारा दमन तथा आतंक की काली छाया फैल गई है, किंतु आशा की प्रकाशवान किरणें नई प्रेरणा प्रदान कर रही है। इस प्रकार कवि ने सबके कल्याण की कामना की है। संपूर्ण विश्व को कवि सुखी एवं संपन्न देखना चाहता है। अगला भाग जो इसका लिया गया है वह विराट प्रकाश एक, क्रांति की ज्वाला एक, धड़कते वक्षों में है सत्य की उजाला एक, लाख लाख पैरों की मोच में वेदना का तार एक, हिये में हिम्मत का सितारा एक, चाहे जिस देश प्रांतपुर का हो जन जन का चेहरा एक। इसकी व्याख्या के रूप में यह कविता उनकी दूरदृष्टि, पहला लाइन तो हम लोग उसी रूप में लिखेंगे और उसके बाद यह लिखना शुरू करेंगे। यह कविता उनकी दूरदृष्टि एवं सृजनशीलता की परिचायक है। कविता का अर्थ है कि प्रकाश का रूप एक है, वह सभी जगह एक प्रकार की ही क्षमता रखता है। क्रांति के
अत्यंत ऊर्जा एवं शक्ति का रूप भी सर्वत्र एक समान है। प्रत्येक व्यक्ति के हृदय की धड़कन भी एक समान होती है। हृदय के अंतस्थल में सत्य का प्रकाश भी सबसे एक ही प्रकार का रहता है। विश्व भर में लाखों लाख व्यक्तियों के पैरों में ही एक ही प्रकार की मौज अनुभव की जाती है। उनमें परस्पर वेदना की अनुभूति में कोई अंतर नहीं है। सबका हृदय पूर्ण रूपेण साहस के एक समान ओतप्रोत है। व्यक्ति का देश, प्रांत या नगर भिन्न होने से उस पर कोई अंतर नहीं पड़ता। इसका कारण है कि सबका चेहरा एक समान है। वस्तुतः कवि ने इन पंक्तियों में वैश्वीकरण की भावना की अभिव्यक्ति करते हुए कहा है कि संपूर्ण विश्व में ज्ञान एवं चेतना की ज्योति ने एक रूपता वह संसार के कण कण को अपने तीव्र प्रकाश से प्रकाशित कर रही है। उसके द्वारा प्रस्फुटित क्रांति की ज्वाला अर्थात प्रेरणा भी सर्वव्यापी तथा एक समान है। सत्य का उज्ज्वल प्रकाश प्रत्येक व्यक्ति के हृदय की धड़कन बन गया है, अर्थात सदाचरण की भावना जन जन के हृदय में व्याप्त है। थकावट तथा वेदना से प्राप्त सबके हृदय में साहस एक समान है, क्योंकि नगर, प्रांत तथा देश भिन्न भिन्न होते हुए प्रत्येक व्यक्ति का चेहरा एक जैसा है। इस प्रकार कवि ने वसुधैव कुटुंबकम के उच्चादर्श से भी अभिप्रेरित इस कविता को प्रस्तुत किया है। अब इसका जो अगला भाग हम लोग देख रहे हैं, एशिया के, यूरोप के, अमेरिका के भिन्न भिन्न वास स्थान, भौगोलिक ऐतिहासिक बंधनों के बावजूद सभी लोग हिंदुस्तान, सभी ओर हिंदुस्तान, सभी ओर बहनें हैं, सभी ओर भाई हैं, सभी और कन्हैया ने गायें चराई हैं। जिंदगी की मस्ती की अकुलाती भोर एक है, बंसी की धुन सभी और एक। अब इसकी व्याख्या हम लोग इस रूप में लिखेंगे कि इस कविता में कवि ने अपने अभूतपूर्व काव्य रचना का परिचय देते हुए अपनी भारत भूमि के गौरवशाली अतीत का वर्णन किया है। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि का कथन है कि भिन्न भिन्न संस्कृतियों वाले एशिया, यूरोप तथा अमेरिका जैसे महादेश अपनी भौगोलिक तथा ऐतिहासिक विशिष्टताओं के बावजूद भारतवर्ष की जीवन शैली से प्रभावित है। भारत की संस्कृति में भगवान कृष्ण की छवि अंकित है। प्रत्येक स्थान पर भाइयों तथा बहनों का सा प्रेम भाव है। कृष्ण ने सभी स्थान पर कभी गायें चराई हैं, सभी ओर वह बंसी की धुन का एक समान सुनाई देती है। जीवन की उमंग से भरपूर यह वातावरण है। कवि के कहने का आशय यह है कि संसार के विभिन्न क्षेत्र अपने भौगोलिक तथा ऐतिहासिक बंधनों से बंधे होते हुए भी भारत की संस्कृति से प्रभावित है। भारत प्राचीन काल से ही विश्व का पथ प्रदर्शन करता रहा है। भारत की महान परंपरा रही है। यहाँ सभी के साथ भाई बहन जैसे स्नेह की धारा बहाई गई है। आज भी कृष्ण के गाय चराने की स्मृति ताज़ा है। भारत के विश्व बंधुत्व की भावना से संपूर्ण विश्व प्रभावित है। कविता के अगले भाग को इस रूप में संयोजित किया गया है कि दानव दुरात्मा एक, मानव की आत्मा एक, शोषक और खूनी और चोर एक, जन जन के शीर्ष पर शोषण का खड़ग अति घोर एक, दुनिया के हिस्सों में चारों ओर जन जन का युद्ध एक। तो इसकी व्याख्या हम लोग इस रूप में प्रस्तुत करेंगे ताकि उच्चतम अंक हम लोग प्राप्त कर सकें कि विद्वान कवि ने इन पंक्तियों में संसार के दारुण एवं अराजक स्थिति का चित्रण किया है। इन पंक्तियों में कवि का कथन है कि आज पूरे विश्व में दानव और दुरात्मा एकजुट हो गए हैं। दोनों ही एक हैं। संपूर्ण मानवता की आत्मा एक है। शोषण करने वाले खूनी तथा चोर भी एक हैं। प्रत्येक व्यक्ति के सिर पर चलने वाली खतरनाक तलवार भी एक है। संसार के संपूर्ण क्षेत्र में चारों ओर प्रत्येक व्यक्ति द्वारा छेड़ा गया युद्ध भी एक ही शैली में है। इन पंक्तियों में भावुक कवि मुखर हो गया है। वह अपनी संवेदना व्यक्त करते हुए कहता है कि सभी स्थान पर दानव तथा दुरात्मा का आतंक मचाए हुए, दोनों में कोई अंतर नहीं है। जन समुदाय का शोषण, हत्या तथा चोरी करने वाले भी समान रूप से अपने कार्यों में लिप्त हैं। शोषण की क्रूर तलवार भी एक समान है, अर्थात समान रूप से हर व्यक्ति के सिर पर नाच रही है। संपूर्ण विश्व में युद्ध का वातावरण है तथा हर व्यक्ति एक प्रकार से युद्ध में लिप्त है। किंतु कवि अनुभव करता है कि दुरात्मा, पुण्यात्मा, सज्जन एवं दुर्जन सभी की आत्मा एक समान है, पवित्र एवं दोष रहित है। कविता का अगला भाग इस रूप में लिया गया है कि मस्तक की महिमा व अंतर की उष्मा से उठती ज्वाला अति क्रुद्ध एक, संग्राम का घोष एक, जीवन संतोष एक, क्रांति का निर्माण एक, विजय का सेहरा एक, चाहे जिस देश प्रांत पूर्ण का हो, जन जन का चेहरा एक। तो इसकी व्याख्या हम लोग इस रूप में प्रस्तुत करेंगे
कि कवि ने इस कविता में संसार के वर्तमान स्थिति तथा उसमें वास करने वाले लोगों की मानसिकता का वर्णन किया है। इन पंक्तियों में कवि की मान्यता है कि सभी के मस्तिष्क पर समान महत्व, हृदय के अंदर उठने वाली अत्यंत तीव्र ज्वाला की प्रखरता भी एक समान होती है, युद्ध की घोषणा भी एक प्रकार की होती है। इसी प्रकार जीवन में संतोष की भावना में भी एक रूपता रहती है। क्रांति, निर्माण तथा विजय के सेहरा का भी रूप एक है। संसार के किसी भी नगर, प्रांत या देश के निवासी का चेहरा भी एक समान है। साथ ही कवि इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि संसार के अनेक प्रकार के अत्याचार, शोषण समान रूप से अनवरत जारी है। उसी प्रकार जनहित के अच्छे कार्य भी समान रूप से हो रहे हैं, किंतु सभी का आत्मा एक है, सबके अंदर हृदय एक समान है। इसलिए कवि कहता है कि संग्राम का घोष एक, जीवन संतोष एक, अर्थात प्रत्येक व्यक्ति संघर्षरत है, वह चाहे निर्माण कार्य के लिए हो अथवा विनाश के लिए हो। क्रांति का आह्वान प्रत्येक मनुष्य के अंदर में विद्यमान रहता है। निर्माण में भी उसकी अहम भूमिका होती है। अपने कार्यों के लिए समान रूप से अनेक मस्तक पर विजय का सेहरा बांधता है। प्रत्येक व्यक्ति, वह चाहे जिस नगर, प्रांत या देश अर्थात क्षेत्र का हो, उसका चेहरा एक है। कवि को ऐसी आशा है कि अंततः मानवता की दानवता पर विजय होगी। वह इस दिशा में आश्वस्त दिखता है कि कवि चाहे विश्व के व्यक्तियों को समान रूप से देखता है। उसकी मान्यता है कि उनमें देश, काल और विभिन्नता रहते हुए भी मानसिकता एक है, बाहरी आचरण एक प्रकार का है। साथ ही इसमें बहुत सारे क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन, उसकी भी तैयारी करनी आवश्यक है। जैसे प्रश्न इसमें हमने जो संकलित किया है, इन प्रश्नों को आप यदि अपनी उत्तर पुस्तिका में नोट कर लेंगे तो उससे आप परीक्षाओं में अधिक से अधिक अंक प्राप्त करेंगे। जैसे जन जन का चेहरा एक से कवि का क्या तात्पर्य है, तो उत्तर के रूप में हम लोग लिखेंगे कि जन जन का चेहरा एक कविता में कवि अपने एक विशिष्ट एवं व्यापक अर्थ समेटे हुए हैं। कवि पीड़ित संघर्षशील जनता की एक रूपता तथा समान चिंतनशीलता का वर्णन कर रहा है। कवि की संवेदना विश्व के तमाम देशों में संघर्षरत जनता के प्रति मुखरित हो गई है, जो अपने मानवोचित अधिकारों के लिए कार्यरत है। एशिया, यूरोप, अमेरिका तथा कोई भी अन्य महादेश प्रदेश में निवास करने वाले समस्त प्राणियों के शोषण तथा उत्पीड़न के प्रतिकार का स्वरूप एक जैसा है। उनमें एक अदृश्य एवं अप्रत्यक्ष एकता है। उनमें उनकी भाषा, संस्कृति एवं जीवन शैली भिन्न हो सकती है, किंतु उन सभी के चेहरों में कोई अंतर नहीं दिखता, अर्थात उनके चेहरे पर हर्ष एवं विषाद, आशा तथा निराशा की प्रतिक्रिया एक जैसी होती है। समस्याओं से जूझने का स्वरूप एवं पद्धति भी समान है। कहने का तात्पर्य यह है कि यह जनता दुनिया के समस्त संघर्षों में संघर्ष कर रही है, अथवा इस प्रकार कहा जाए कि विश्व के समस्त देश, प्रांत तथा नगर, सभी स्थान के प्रत्येक व्यक्ति के चेहरे एक समान हैं। उनकी मुखाकृति में किसी भी प्रकार की भिन्नता नहीं है। आशय स्पष्ट है कि विश्व बंधुत्व एवं उत्पीड़ित जनता को सतत संघर्षरत है। कवि उसी पीड़ा का वर्णन कर रहा है। दूसरी है कि बंधी हुई मुट्ठी का क्या लक्ष्य है, तो विश्व के तमाम देशों में संघर्षरत जनता की संकल्पशीलता ने उसकी मुट्ठियों को जोश में बांध दिया है। कवि ऐसा अनुभव कर रहा है मानो समस्त जनता अपने लक्ष्य के प्राप्ति के लिए संपूर्ण ऊर्जा से लबरेज अपनी मुट्ठियों द्वारा संघर्षरत है। प्रायः देखा जाता है कि जब कोई व्यक्ति क्रोध की मनोदशा में रहता है तथा अथवा किसी कार्य को संपादित करने की दृढ़ता तथा प्रतिबद्धता का भाव जागृत होता है, तो उसकी मुट्ठियाँ बंध जाती है, उसकी भुजाएं में नवीन स्फूर्ति का संचार होता है। यहाँ पर बंधी हुई मुट्ठियों का तात्पर्य कार्य के प्रति दृढ़ संकल्पनाशीलता तथा अधीरता से है, जैसा इन पंक्तियों में वर्णित है। जोश में, यों ताकत में बंधी हुई मुट्ठियों का लक्ष्य एक है। कवि ने अगला प्रश्न है कि कवि ने सितारे को भयानक क्यों कहा, सितारे का इशारा किस ओर है। तो उत्तर के रूप में हम लोग दे सकते हैं कि कवि ने अपने विचार को प्रकट करने के लिए काफ़ी हद तक प्रवृत्ति का भी सहारा लिया है। कवि विश्व के जन जन की पीड़ा, शोषण तथा अन्य समस्याओं का वर्णन करने के क्रम में अनेक दृष्टांतों का सहारा लिया है। इस क्रम में वह आकाश में भयानक सितारे की ओर इशारा करता है। वह सितारा जलता हुआ है, उसका रंग लाल है। प्रायः कोई वस्तु आग की ज्वाला में जलकर लाल हो जाती है। लाल का रंग हिंसा, खून तथा प्रतिशोध का परिचायक है।
इसके साथ ही यह उत्पीड़न, दमन, अशांति एवं निरंकुश पाशविकता की ओर भी संकेत करता है। जलता हुआ लाल भयानक सितारा एक उद्दीपक उसका विकराल की ओर इशारा करता है। उपरोक्त पंक्तियों में एक लाल तथा भयंकर सितारा द्वारा विकराल सा इशारा करने की कवि की कल्पना है। आकाश में एक लाल रंग का सितारा प्रायः दृष्टिगोचर होता है। मंगल संभवतः कवि का संकेत उसी ओर है, क्योंकि उस तारा की प्रकृति भी गर्म है। कवि ने जलता हुआ भयानक सितारा जो लाल है, इस अभिव्यक्ति द्वारा सांकेतिक भाषा में उत्पीड़न, दमन और निरंकुश शोषकों द्वारा जन जन के कष्टों का वर्णन किया है। इस प्रकार कवि विश्व की वर्तमान विकराल दानवी प्रकृति से संवेदनशील हो गया है, ऐसा प्रतीत होता है। नदियों की वेदना का क्या कारण है? चौथे प्रश्न के रूप में हमने इसको लिया है। तो नदियों की वेगावती धारा में जिंदगी की धारा के बहाव कवि के अंतः मन की वेदना को प्रतिबिंबित करता है। कवि को उनके कलकल करते प्रवाह में वेदना की अनुभूति होती है। गंगा, इरावती, नील, अमेजन नदियों की धारा मानव मन की वेदना को प्रकट करती है, जो अपने मानवीय अधिकारों के लिए संघर्षरत है। सज्जनता को पीड़ा तथा संघर्ष को जनता को जोड़ते हुए बहती हुई नदियों में वेदना की गीत कवि को सुनाई पड़ते हैं। पांचवा प्रश्न हमने लिया है कि अर्थ स्पष्ट करें। आशामयी लाल किरणों से अंधकार चीरत सा मित्र का स्वर्ग एक, जन जन का मित्र एक। और दूसरा लिए हैं कि एशिया के, यूरोप के, अमेरिका के भिन्न भिन्न वास स्थान, भौगोलिक ऐतिहासिक बंधनों के बावजूद सभी ओर हिंदुस्तान, सभी ओर हिंदुस्तान। तो इसके अर्थ के रूप में पहला का हम लोग जो लिए हैं कि आशा से परिपूर्ण लाल लाल किरणों से अंधकार को चीरता हुआ मित्र का एक स्वर्ग है, जन जन का मित्र है। कवि के कहने का अर्थ यह है कि सूर्य को लाल किरणें अंधकार का नाश करते हुए मित्र के स्वर्ग के समान है। समस्त मानव समुदाय का वह मित्र है। विशेष अर्थ यह प्रतीत होता है कि विश्व के तमाम देशों में संघर्षरत जनता को अपने अधिकारों की प्राप्ति, न्याय, शांति एवं बंधुत्व के लिए प्रयत्नशील है। उसे आशा की मनोहारी किरणें स्वर्ग के आनंद के समान दृष्टिगोचर हो रही हैं। और दूसरे भाग का कि भौगोलिक तथा ऐतिहासिक बंधनों में बंधे रहने के बावजूद एशिया, यूरोप, अमेरिका आदि जो विभिन्न स्थानों से अवस्थित हैं, केवल हिंदुस्तान की ही शोहरत है। इसका आशय यह है कि एशिया, यूरोप, अमेरिका आदि विभिन्न महादेशों में भारत की गौरवशाली तथा बहुरंगी परंपरा की धूम है। सर्वत्र भारतवर्ष की सराहना है। भारत विश्व बंधुत्व, मानवता, सौहार्द, करुणा, सच्चरित्रता आदि मानवोचित गुणों तथा संस्कारों की प्रणेता है। अतः संपूर्ण विश्व की जगह आशा तथा दृढ़ विश्वास के साथ उसकी ओर निहार रहे हैं। तो इस तरीके से हमने लॉन्ग क्वेश्चन एवं शॉर्ट लघु उत्तरीय, अति लघु उत्तरीय प्रश्नों को संयोजित करने का प्रयास किया है। मैं आशा और उम्मीद करूंगा कि आप इन प्रश्नों को अपनी उत्तर पुस्तिका में नोट कर यदि याद कर लेते हैं तो बिहार बोर्ड के द्वारा फाइनल परीक्षा लेने में जितने भी प्रश्न इस पाठ से आएंगे तो मुझे उम्मीद है कि कोई भी प्रश्न आपके छूटेंगे नहीं। साथ ही आप हिंदी में अधिकतम अंक प्राप्त करेंगे। ऐसी आशा और उम्मीद के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं। जय हिंद।